सभी ऑडियंस को सलाम, आदाब, नमस्कार। आपको पता है कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए। और क्यों नाकाम हो गए ये भी आपको पता है। अमेरिका इन मुज़ाकरात में भी नहीं मालूम किस वजह से इस सोच और इस तसव्वुर के साथ आया था कि वो ईरान से अपने मुतालबात, अपने बेजा मुतालबात मनवा लेगा। नहीं मालूम उसको क्यों ऐसा लग रहा था कि ईरान अमेरिका की बातों पर, अमेरिका के वादों पर भरोसा कर लेगा, जबकि अमेरिका ने ये दिखाया कि ऐन मुज़ाकरात के दौरान, मुज़ाकरात के वक्त हमला कर देता है। ये 2 बार ईरान के साथ अभी हालिया कुछ महीनों के दौरान ये हुआ। और उसके अलावा ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका की जो साजिशें हैं और जो मनफी मनसूबाबंदी और साजिशें रचना और ईरान को नुकसान पहुंचाना, इसकी एक लंबी कई अशरों पुरानी तारीख़ है। खैर, उसमें अभी इस वक्त जाने का मौका नहीं है। एक चीज़ हम दिखाते हैं कि जिस वक्त मुज़ाकरात हो रहे थे, जब बातचीत चल रही थी पाकिस्तान में, 3 दौर की बातचीत हुई और सबसे ज़्यादा जो अहम इश्यूज़ थे, जिन पर सबसे ज़्यादा जो है वो इख्तलाफ गहरे थे और संजीदा इख्तलाफ थे, उनमें एक मसला जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का था और दूसरा सबसे अहम मसला था ईरान के अंदर एनरिचमेंट का। हम इन दोनों इश्यूज़ के बारे में बताना चाहेंगे कि इनकी अहमियत ईरान के लिए क्या है, ईरान इन दोनों चीज़ों को किस नज़र से देखता है और क्यों इस पर इतना ज़्यादा ताकीद करता है, ताकि तस्वीर क्लियर हो जाए। एक चीज़ आपको ये बताएं कि जिस वक्त बातचीत चल रही थी, इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी, उस वक्त एक वाक़या ये हुआ कि अमेरिका के वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब है और अंदर दाखिल होना उन्होंने चाहा और ईरानियों से कोऑर्डिनेट किए बगैर, ईरानी ओहदेदारों से कोऑर्डिनेशन के बगैर दाखिल होना चाहा। और इस पर फ़ौरन ही डोनाल्ड ट्रंप ने और पीट हेग्सेथ ने फौरी तौर पर बयान देना शुरू कर दिया कि वो अमेरिकन वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में दाखिल हो गए हैं और ईरानियों से कोऑर्डिनेशन के बगैर दाखिल हो गए हैं। ये इससे जो है वो एक हंगामा खड़ा किया। मीडिया ने मैसेज ये देना चाहा कि मुज़ाकरात के दौरान जब ईरान बैठा हुआ है मुज़ाकरात की मेज़ पर, तो ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ वाला जो कार्ड है वो अमेरिका ने ईरान के हाथ से ले लिया है। अमेरिका ने इसमें क्या चालाकी की? अमेरिका को ये लगा कि जब यहाँ पर सीज़ फायर चल रहा है तो ईरान की तरफ से कोई अटैक होगा नहीं और इसका हम फ़ायदा उठा के पार कर लेते हैं, और जैसे ही ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से अबूर कर जाते हैं वॉरशिप, हम हंगामा मचा देंगे कि हमने इसको खोल दिया और हम ईरानियों की इजाज़त के बगैर अंदर दाखिल हो गए। लेकिन ईरानी ओहदेदार, ईरानी लीडरशिप, ईरानी कमांडर्स इस चीज़ की अहमियत को इसलिए भी जानते थे कि बहुत बरसों से, बल्कि अशरों से, कई दशकों से वो अमेरिका के बिहेवियर पर, उसकी चालों पर गहरी नज़र वो रखते हैं, जानते हैं कि किस तरह। तो अमेरिका की जो चालें ईरान के लिए नई नहीं हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही ये वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब गए, ईरानियंस ने उन्हें वार्निंग दी कि आप फ़ौरन यहीं से मुड़िए और 30 मिनट का वक्त दिया कि 30 मिनट के अंदर अंदर जहाँ पर हम वहीं से मुड़ना शुरू कीजिए। और सिर्फ वार्निंग नहीं दी, अपना ड्रोन उनके सर पे पहुँचा दिया, इन दोनों वॉरशिप्स के सर पे पहुँचा दिया और वार्निंग दी कि आपको फ़ौरन मुड़ के वापस जाना है। और वो मुड़े और वापस चले गए। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप ने उसी पर एक हंगामा खड़ा कर दिया कि वो हमारे वॉरशिप्स गुज़र के चले गए, कि ताकि ये लगे कि ये कार्ड ईरान के हाथ से निकल गया। ईरान वार्ता की मेज़ पर इस कार्ड पर पूरी तरह से डटा रहा। अलबत्ता मैं आगे की बातचीत में इसमें हम बात करेंगे कि ये ईरान के लिए सिर्फ एक कार्ड नहीं है, एक बारगेन चिप नहीं है, बल्कि इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि ईरान की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है ये चीज़। और इसके लिए ईरान ने बहुत दशकों से तैयारी की है। ये बहस ईरान में बहुत पुरानी है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल हमें अपने हाथ में लेना चाहिए। तो ये स्थिति हुई और जब अमेरिकन वॉरशिप्स निकल के मतलब वहाँ अंदर जाने से पहले मुड़ के वापस गए, अमेरिका ने हंगामा मचाया। ईरान के ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की तरफ से बयान बाकायदा जारी हुआ कि अमेरिकन वॉरशिप्स स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में दाखिल नहीं हो सके, उनको वार्निंग देकर वापस भेज दिया गया। तो एक तो ये चीज़ अमेरिका ने एक हरकत ये की। दूसरी चीज़ ये हुई थी, देखिए, जब ये सीज़ फायर हुआ था तो उसके बाद ये तय पाया था कि जो फोर्सेस जहाँ पर हैं या आर्टिलरी जहाँ पर है जिसकी भी,
वो वहीं पे रहेगी, उसको जा बजा नहीं किया जाएगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जाएगा, नया कोई डिप्लॉयमेंट नहीं किया जाएगा। ये आपस में ये तय हुआ था, लेकिन अमेरिका ने इसकी खिलाफ वर्जी की। तो आपने ख़बरों में ये भी देखा होगा कि चाइना से एक शिपमेंट जो है वो ईरान के लिए पहुंचा, और जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम और इससे जुड़े हुए मशीनें और मिज़ाइल और रडार और इस तरह की चीज़ें हैं। तो ईरान ने भी उसका ये जवाब दिया इस तरह। तो ईरान पूरी तरह से हर नक़्ल हरकत पर नज़र रखे हुए है अमेरिका के, और उसके जवाब में फौरी तौर पर कदम उठाता है अमेरिका को ये समझाने के लिए कि वो किसी दबाव में नहीं है। देखिए, ये अहम बात ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की, कि हम इसको ये बताना चाहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की अहमियत इसलिए ज़्यादा है ईरान के लिए कि इससे ईरान बहुत कुछ हासिल कर सकता है। नहीं मालूम, मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछले वीडियो में हमने इस बारे में बात की या नहीं की, लेकिन एक वाक़या ये हुआ कि फ्रांस का शिप इस जगह पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के पास कई शिप फ्रांस के रुके हुए थे जो फ्रांस जाना थे, जिन्हें उनमें कुछ ऐसा मटेरियल सवार था जिससे फर्टिलाइज़र बनता है, और फ्रांस में ये जो स्प्रिंग का मौसम है, इस मौसम की खेती का वक्त नज़दीक था। फ्रांस ने ईरान से बात की कि उसके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये शिप फ्रांस नहीं पहुंचता है, तो फर्टिलाइज़र उसे नहीं मिलेगी, और फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगी तो इस मौसम की जो खेती जो बोई जानी है वो रुक जाएगी और आगे जाके मुश्किलात पैदा होंगी। ईरान ने एक शिप फ्रांस का जाने दिया, और साथ में ईरान ने, ज़ाहिर है उसकी फ़ीस भी जो ईरान ने रखी है वो फ़ीस भी ली। फ्रांस ने इसके एवज़ एक काम और किया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के ख़िलाफ़ बहरीन की करारदाद और प्रस्ताव के ख़िलाफ़ वोट दिया, उसकी हिमायत नहीं की। तो आपने देखा कि ये कितना अहम काम हुआ, और इसके बाद फिर फ्रांस के और भी शिप यहाँ से गुज़र के गए। तो ईरान के पास ये इस वक्त इतनी अहम चीज़ है जिससे वो उन यूरोपियन मुल्कों के सिलसिले में एक बैलेंस बना सकता है, जो इससे पहले एक लंबी तारीख़ है उन्होंने वादे किए और वादे पर अमल नहीं किया, जिसके सबसे कुछ ही साल पहले की मिसाल JCPOA है, एटमी डील है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने वादों पर बिल्कुल अमल नहीं किया, और ईरान वो एटमी डील दिखाता रह गया, उसका वास्ता देता रह गया, उसका हवाला देता रह गया, और उन्होंने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया ईरान के सिलसिले में। तो आप देखिए कि अच्छा, आप देखें कि ईरान के सिलसिले में फ्रांस का इस बार उसका लहजा भी काफ़ी बदला हुआ है। हमेशा वरना बड़ा सख्त लहजा ईरान के सिलसिले में रहता था फ्रांस का, लेकिन नहीं है इस वक्त। मुज़ाकरात जो हुए, मुज़ाकरात 11-21 घंटे चले और 3 शिफ्ट में ये मुज़ाकरात हुए। ईरान की तरफ से पार्लियामेंट स्पीकर कालिबाफ, विदेश मंत्री इराक़ची और अली बाकरी कनी, और अमेरिका की तरफ से JD वैंस, वाइस प्रेसिडेंट विटकॉफ, जेड कुशनर, और पाकिस्तान के आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, वो भी मुज़ाकरात में बैठते थे। तो ये इस शक्ल में मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के सिलसिले में बहुत कोशिश कर रहा था कि ये ईरान के हाथ से निकल जाए। अमेरिका ने, जो लोग बातचीत के बिल्कुल करीब थे, बातचीत पर गहरी नज़र रख रहे थे करीब से, उन लोगों ने जो चीज़ें बताई कि अमेरिका ने इसके लिए ईरान के सामने बहुत कुछ देने की बात की, यानी बहुत फाइनेंशियल फ़ायदा और बहुत सारे इंसेंटिव्स देने की बात की। ईरान ने उसे कबूल नहीं किया। ईरान का ये कहना है कि ये मामला, पैसे की अहमियत यहाँ पर नहीं है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का जो मसला है वो सॉवरेनिटी का मामला है, जिससे ईरान बहुत कुछ हासिल कर सकता है। पैसे तो हासिल कर ही सकता है, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो ये जो अमेरिका उसके बदले में पैकेज का ऐलान कर रहा था, बता रहा था, बहुत बड़ी, यानी जो लोग करीब थे बातचीत से, उनका ये कहना था कि बहुत बड़ी रकम ऑफ़र कर रहा था अमेरिका, लेकिन ईरान ने उसे कबूल नहीं किया। तो ये अहमियत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ ईरान हरगिज़ हाथ से जाने देने वाला नहीं है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। पूरे मुल्क में कंसेंसस इस पे बना हुआ है, यानी जितने भी बड़े ओहदेदार हैं, हो सकता है इक्का दुक्का कहीं कोई कुछ अलग बात करता हो, लेकिन
जो ओहदेदार, जो मौसर हैं, जिनका असर है, उनका ये कहना है कि ये मुल्क के हाथ से जाना नहीं है। और ईरान में जो IRGC की नेवी है, नेवी के कमांडर्स इसके लिए बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे कि कैसे इसका कंट्रोल हमें लेना है और लेके अपने कंट्रोल में इसे रखना है कि कोई, यानी ख़ास तौर पर अमेरिका, ताकत से इसको हमारे हाथ से निकाल ना पाए। तो ईरान इस मजबूती के साथ मेज़ पर बैठा था। ईरान ने अपना जो 10 पॉइंट प्रपोज़ल जो दिया था उसी के बारे में बात की थी। ईरान ने एक चीज़ और की थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह सैयद मुज्तबा ख़ामेनी ने ये वाज़ेह कर दिया था कि ये जो हमारे 10 पॉइंट्स हैं, इनमें किसी से भी एक कदम भी पीछे नहीं आना है। अमेरिका को ये मुतालबात मानने पड़ेंगे। बातचीत सिर्फ इस बारे में होगी कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, सिर्फ इस पे बात होनी है। तो इस मजबूती के साथ, इस खुद एतमादी के साथ ईरानी टीम वहाँ पर थी। और यहाँ ईरान में अवाम पूरी रात जो है वो सड़क पे रहे जब तक बातचीत चलती रही, ये कहने के लिए कि हम अपने जो हमने स्टैंड लिया है उसके सपोर्ट में हम हैं और इसका जो भी नतीजा निकलता है, यानी अमेरिका उठ के जाता है और मुज़ाकरात से निकलता है और धमकी देता है और हमले की धमकी देता है, सीज़फायर रोकने की धमकी देता है, तो हम उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब अमेरिका के पास एक जो तज्ज़िये आ रहे हैं वो ये हैं, देखिए जॉन मेयरशाइमर का हम बहुत बार बार जिक्र करते हैं, उनका ये हवाला था, उनका भी एक रिसेंटली उनका एक स्टेटमेंट आया कि इस बातचीत में ईरान के हाथ में सारे कार्ड्स हैं। अमेरिका एक्चुअली ये जंग हार चुका है, कबूल नहीं करना चाहता, शिकस्त कबूल नहीं करना चाहता, वरना वो जंग हार चुका है। उनका ये कहना था कि अमेरिका ने यहाँ पर ताकत इस्तेमाल की, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इस्तेमाल किया। बाबुल मंदब की तरफ, बाबुल मंदब का भी इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जो शॉक्स लगे वर्ल्ड इकोनॉमी को, वर्ल्ड मार्केट को, ये अगर थोड़ा और दिन चल जाते तो उनका ये कहना था, जॉन मेयरशाइमर का, 1929 वाला जो रिसेशन था, यानी 2008 वाला भी नहीं जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी, 1929 वाला जो रिसेशन था, उस तरह के हालात, उस तरह की कसाद बाजारी और मंदी आ सकती थी। खुद अमेरिका में हालात ख़राब हो रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ बचा नहीं था किसी भी तरह से, यानी अगर वो हमले करते तो हमले से तो एक तो कुछ ज़मीन पर बदल नहीं पा रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। ईरान में असेसमेंट हुआ है कि करीब 260 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, और ईरान इससे वसूल के रहेगा। ईरान का ये कहना है कि हमें ये रकम जो एग्रेसर्स हैं उनसे हम वसूल के रहेंगे, अगर हम नहीं वसूल पाते तो इतनी ही रकम उनकी हम नाबूद कर देंगे। ये सुप्रीम लीडर का बयान था, तो बड़ा सख्त इसमें मौक़िफ़ था। तो ईरान मेज़ पर, वार्ता की मेज़ पर इस तरह से गया था। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टीम आई थी वो पता नहीं किसी खुशफहमी में थी या क्या थी, नहीं मालूम, इसलिए उन्होंने सेंटकॉप के जो कमांडर थे उनको भी शामिल करने की कोशिश की। ईरान ने वो मना कर दिया कि नहीं, उनको नहीं आने देंगे। तो ईरान इस बात पे अड़ा रहा। और हम इसके बारे में बताते हैं। देखिए, बात ये हुई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ईरान की सिक्योरिटी का मामला है। ईरान इसके ज़रिए से बहुत सारे ख़तरों को दूर कर सकता है, अपने से दूर कर सकता है। ईरान पर जो आर्थिक प्रेशर है और मैक्सिमम प्रेशर, और कौन से प्रेशर जो डोनाल्ड ट्रंप जिस पे बहुत ज़्यादा जोर देते रहे, जो बाइडन के ज़माने में भी वो जारी रहा। ईरान को ये यकीन है कि हम इस प्रेशर को भी नाकाम कर सकते हैं। ईरान पे जो सैंक्शंस लगे हैं उनको भी बेअसर किया जा सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए। अब हमने मिसाल आपको दे दी फ्रांस की कि किस तरह से वो कार्ड कारगर साबित हुआ। यही कार्ड साउथ कोरिया के सिलसिले में कारगर साबित हुआ है। साउथ कोरिया ने अपना एक एनवॉय भेजा है ईरान कि वो जो शिप्स साउथ कोरिया जाने वाले हैं इस रास्ते से गुजर के चले जाएं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये अहम कार्ड है ईरान के हाथ में। तो ईरान इसको हरगिज़ किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहता। दूसरी एक और चीज़ है एनरिचमेंट की। एनरिचमेंट का मामला भी बहुत अहम है। ईरान इस पे बहुत सख्ती के साथ, संजीदगी के साथ डटा हुआ है कि इसे हम छोड़ेंगे नहीं। ईरान ने इससे पहले जो जेनेवा में बातचीत हुई थी, कंसेशन बहुत दे दिया था, बहुत कुछ दे दिया था कंसेशन जंग से पहले,
लेकिन अब जंग से अब नहीं, अब यानी जब जंग अमेरिका ने इसके बावजूद भी जंग जो है वो मुसल्लत कर दी ईरान पे, तो अब ईरान उस पॉइंट पे नहीं जाने वाला है। वरना ओमान के विदेश मंत्री का आप बयान सुन लीजिए, या जेनेवा की बातचीत में ब्रिटिश इंटेलिजेंस भी शामिल थे, यानी इंटेलिजेंस के लोग मॉनिटर कर रहे थे बहुत करीब से उस बातचीत को। उनका भी ये कहना था कि ईरान ने बहुत ज़्यादा कंसेशन एटमी मामले में दे दी थी, और ये यकीन दिलाने के लिए कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा। लेकिन उसके बाद भी नहीं मानी ईरान की बात, और ईरान पर हमला कर दिया गया। अब ईरान में ये सोच है कि जब जंग इस तरह से हो रही, वरना ईरान जंग से बचने के लिए कंसेशन देने को तैयार था, अब ईरान में ये सोच है कि अगर हमें जंग चूँकि बार बार हो जा रही, तो डिटरेंस बनाने के लिए हमें अपनी इस स्थिति को बाकी रखना। एक सोच, ये मैं कोई ऑफिशियल बयान तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो अधिकारियों से करीब जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो ये बात इस तरह से कह रहे हैं कि जो ये सूरत हाल है कि जिसमें ईरान ने एटम बम नहीं बनाया है, लेकिन एटम बम बनाने के बिल्कुल करीब, यानी अगर चाहे तो बना ले ईरान। ये ऑफिशियल बयान है ईरान का कि अगर हमारी पॉलिसी नहीं है, हम इसलिए नहीं बनाना चाहते, हम नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर हम चाहते तो बना लेते। यानी हमारे सामने कोई और रुकावट नहीं थी, अगर नहीं बनाए तो सिर्फ इसलिए कि हमारी पॉलिसी नहीं है। तो जो ये स्थिति है, यही ईरान के लिए न्यूक्लियर डिटरेंस कायम करती है। हमारे बहुत से ऑडियंस नीचे कमेंट्स में लिखते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बम क्यों नहीं बना रहा है। देखिए, उसका एक जवाब इसी एनालिसिस में आपको मिल जाएगा। एनालिसिस ये है कि ईरान ऐसी पोजीशन में है कि अगर ईरान पर न्यूक्लियर अटैक होता है और ईरान उसका जवाब देना चाहता है, तो चंद दिनों के अंदर, बहुत कम वक्त में ईरान वो जवाब दे सकता है। तो ये ईरान की सलाहियत है और इस तरह की पोजीशन पर ईरान है। और यही वजह है कि ईरान के सिलसिले में आप देखें कि जब भी एटमी हमले की बात हुई, आपने देखा कि व्हाइट हाउस का बयान आया कि नहीं, इस पर किसी तरह का कोई गौर नहीं किया जा रहा। क्यों? ईरान पर अगर कोई भी एटमी हमला हुआ, नुकसान होगा, बहुत सारे लोग उसमें मारे जाएंगे, लाखों मारे जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में जानें चली जाती हैं। अगर ये हमला ज़ाहिर अमेरिका या इजराइल की तरफ से होने वाला है, इजराइल को एक और अमेरिका को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। ईरान इसके जवाब में अगर एटमी हमला करता है तो इजराइल में कुछ बचेगा नहीं, इजराइल ख़त्म हो जाएगा। तो ये डिटरेंस है, यानी ईरान ने बनाया नहीं है, लेकिन इस पोजीशन पे है कि इजराइल या अमेरिका कोई भी ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने के बारे में हरगिज़ नहीं सोच सकता। ये ईरान को कॉन्फिडेंस है पूरा कि अगर अमेरिका और इजराइल इस तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या रास्ता है। आपने देखा कि इस पिछली जंग में ईरान ने डेमोना को निशाना बनाया, डेमोना के करीब एक जगह को निशाना बनाया और पैगाम, अच्छा वहाँ पर इंटरसेप्टर लगे हुए थे। उस वक्त भी जब सारे इंटरसेप्टर ख़त्म हो चुके थे, तो वहाँ के लिए चूँकि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी, तो जहाँ वहाँ इंटरसेप्टर लगे हुए थे, 2 इंटरसेप्टर मिसाइल फायर किए गए और वो मिसाइल को नहीं रोक पाए। ईरान ने ऐसा मिसाइल फायर किया था, यही मैसेज देने के लिए कि हम जब अटैक करेंगे तो आप रोक नहीं पाएंगे। तो डिटरेंस ईरान इसमें बना चुका है। दूसरी एक चीज़ और है अहम, वो है रीजनल इन्फ्लुएंस। ईरान ने रीजन में कई एलाइज हैं ईरान के, आपने देखा कि वो ईरान की वजह से जंग में कूद पड़े, और ईरान भी अब तक इस बात पे जोर दे रहा है कि जो सीज़ फायर है वो पूरे रीजन में होगा, हर फ्रंट में होगा, फ्रंट्स को अलग नहीं किया जा सकता, ये फ्रंट एक साथ है। ये भी डिटरेंस है असल में। इस पे ईरान सन 2000 से ईरान इस पे काम कर रहा है ज़्यादा संजीदगी से कि हमें पूरे रीजन में हमें एक डिटरेंस बना के रखना है, एक चेन खड़ी कर देनी है, एक बड़ा फ्रंट खड़ा कर देना है। इस पे ईरान उस वक्त से काम कर रहा है और इस वक्त काफ़ी कामयाब हो गया है। ईरान में ये सोच बिल्कुल आम है कि अगर ईरान के जो एलाइज़ हैं अगर वो कमज़ोर होते हैं तो जंग ईरान पे पहुंच आएगी। इस बार भी जो ईरान के ख़िलाफ़ जंग हुई वो इसलिए कि दुश्मनों को, इजराइल को और अमेरिका को ये लगा कि हिजबुल्लाह कमज़ोर है, इराक़ में कमज़ोर हैं फोर्सेस ईरान के जो करीब हैं, और सीरिया ईरान के हाथ से जा चुका है। तो अब यही मौका है कि ईरान पर हम अटैक करके ईरान को ख़त्म कर सकते हैं। हालांकि वो ऐसा ख्याल था, जो एक खुशफहमी थी एक तरह की, और उसका जो नतीजा क्या निकला आपने देख लिया। ईरान का ये कहना है कि अगर हमें जंग को दूर रखना है तो हमें अपने आप को मजबूत रखने के साथ साथ अपने रीजन में भी अपने
फ्रंट को मजबूत रखना है। तो आज हम देख रहे हैं कि ये फ्रंट किस तरह से मजबूत है, किस तरह से मुकाबला करते हैं। इसलिए ईरान बहुत ज़्यादा इस पर ज़ोर देता है कि जो रीजनल फोर्सेस हैं, रीजनल अलाइज हैं, उनके साथ उसका राबिता कायम रहेगा। एक चीज़ और आपको बताऊं, ईरान और इज़राइल का मामला बिल्कुल अलग टाइप का है, इसको एकदम अलग कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। इज़राइल भी यहाँ पर जो है उसकी पूरी कोशिश ये है कि वो पूरे रीजन में एक हेजमनी उसकी कायम रहे, एक हेजमन रहे पूरे इस रीजन का। उसकी भी कोशिश यही है। ये अब्राहम अकॉर्ड्स और अलग अलग तरह की जो कोशिशें और रिश्ते और इस तरह के अलग हुकूमतों से इज़राइल की जो कायम है, इसकी वजह यही है कि इस पूरे रीजन में इज़राइल रहे, कोई भी ऐसा मुल्क ना रहे जो कोई रोल प्ले कर सके रीजनल सतह पर या ग्लोबल स्टेज पे। तो ईरान के जो टुकड़े करने की कोशिश ये सारी इज़राइल की इस वजह से है। ईरान का भी ये है कि उसे अपने आप को बाकी रखना है, तो पूरे रीजन में अपने आप को मजबूत करना है। रीजन में जो जहाँ जहाँ कमज़ोर हैं जो मुल्क, उनको ताकतवर बनाना है और जो ये कॉलोनियल पावर है उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना है। तो लड़ाई यही है, इसी वजह से ये लड़ाई ख़त्म होने में नहीं आ रही। ये दो जो हमसायों की लड़ाई हो जाती है, कभी सरहदी इख्तलाफ, ये उस तरह की नहीं, उससे बिल्कुल अलग लड़ाई है। और ईरान इस पे आगे जा रहा है, कामयाबी के साथ आगे जा रहा है। ईरान में इस वक्त सोच बिल्कुल आम है कि बहुत मज़बूत पोजीशन में है ईरान, जिसके बाद वो पूरे रीजन में जो सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो ढांचा है उसको तब्दील कर सकता है, अमेरिकन्स को बाहर निकाल सकता है, इज़राइल का इन्फ्लुएंस कम कर सकता है। इज़राइल का इन्फ्लुएंस ख़त्म करने में हो सकता है 2 साल 3 साल लगें, लेकिन अमेरिका का ख़त्म हो जाए इसके आसार नज़र आने लगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और पॉइंट्स और डेवलपमेंट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।